नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, इसका क्या महत्व है हमारे देश में, ये कितनी महत्वपूर्ण संस्था है, आज हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से ले जाकर के शुरुआत करके सिखाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं डायरेक्ट ग्राम पंचायत बताने लगूंगा तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। भारत की जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है, विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के निर्णय से सारा काम नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट के मुखिया होंगे। जिस डिपार्टमेंट के लिए काम होगा वो मुखिया उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार होगा और लास्ट में सबसे बड़ा मुखिया। जैसे उदाहरण के लिए भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सबसे बड़ा आप कह सकते हैं, लेकिन उसके नीचे आप आएंगे तो राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं। फिर और नीचे आएंगे आप तो फिर क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था है। तो इस तरह का जो सिस्टम काम करता है ये विकेंद्रीकृत सिस्टम है, यानी किसी एक व्यक्ति के अंडर में नहीं है बल्कि एक सीरियल है, ऊपर से नीचे क्रम है। तो इस क्रम में सबसे ऊपर आती है आपकी संसद, पार्लियामेंट। और आप जानते हैं संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, अभी थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करेंगे इसकी। फिर संसद के नीचे आपका आता है विधानमंडल, और फिर विधानमंडल के नीचे आपका आता है पंचायती राज प्रणाली या पंचायत, सीधा लिखते हैं पंचायत। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तब तो आपको नोट्स बनाना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन अगर आप प्रतियोगी छात्र नहीं हैं, एक सामान्य नागरिक हैं, तब भी आपको बहुत गौर से इसे देखना चाहिए क्योंकि आपकी जागरूकता का सवाल है। इसे आप जानने के बाद अपने आप को आप बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो देखिए, संसद में 3 शामिल होती हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो संसद में 3 लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत होता है, आप जानते ही हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव होता है, जिन्हें सांसद कहते हैं। और राज्यसभा के अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये तीनों मिला करके संसद का निर्माण करते हैं और ये संसद विधि बनाती है पूरे देश के लिए। अब संसद के नीचे हर राज्यों में विधानमंडल होता है और विधानमंडल में कहीं कहीं 3 या कहीं कहीं 2 संस्थाएं काम करती हैं। जैसे एक तो राज्यपाल है ही, कोई भी विधि बनेगी तो अंतिम निर्णय राज्यपाल का होगा। जैसे केंद्र में कोई विधि बनेगी तो अंतिम निर्णय यानी अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति का होगा, वैसे राज्य में राज्यपाल। और विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, आप जानते हैं, जिनका जनता द्वारा चुनाव होता है। तो विधानसभा होती है और कहीं कहीं विधान परिषद भी है। हर राज्यों में तो नहीं, लेकिन 6-7 राज्यों में विधान परिषद काम करती है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश शामिल है। अब विधानमंडल की जब हम नीचे आते हैं तो पंचायती राज प्रणाली है। ये शुरुआत में नहीं थी, यानी भारत का जब संविधान बना तब इसकी चर्चा नहीं थी, ये बाद में हुआ है। और बहुत बाद में 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब से इसकी स्थितियां बहुत अच्छी हो गई। तो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी आप समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था ये त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय है, यानी इसमें 3 स्तर काम करता है। पहला जो सबसे नीचे आप कह सकते हैं, इसको बोला जाता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायत के ऊपर जिला पंचायत। ठीक है, यह है गांव के लिए। किनके लिए? गांव के लिए। अब यही चीज शहर के लिए अगर करेंगे
तो शहर में भी अगर बड़ा शहर है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो 3 स्तर है, अन्यथा 2 स्तर। तो वो 3 स्तर क्या है? सबसे बड़ा आपका है नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों के लिए, नगर निगम के नीचे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, और सबसे नीचे नगर पंचायत। तो नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत लगभग हर जिलों में होते हैं। नगर निगम जो बड़े जिले हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख के ऊपर होती है, वहां पर इनका सृजन होता है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत में त्रिस्तरीय है, वो शहर के लिए भी और गांव के लिए भी। गांव की व्यवस्था अलग है, शहर की व्यवस्था अलग है। और ये जो संसद और विधानमंडल है, ये संसद पूरे देश के लिए है, इसमें शहर और गांव सभी शामिल है। विधानमंडल भी पूरे राज्य के लिए है, इसमें भी शहर और गांव शामिल है। बस इसके लिए अलग अलग व्यवस्था है, शहर की अलग, गांव की अलग। आपने देखा होगा जब आप शहर में जाएंगे, कहीं भी शहर में, तो वहां पर मुखिया नहीं होता, प्रधान नहीं होता, वहां पर मेयर होता है, नगर निगम का प्रमुख होता है। अब गांव में आप जाएंगे तो वहां मुखिया मिलेंगे, प्रधान मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में अगर आई हो तो लाइक करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ग्रामीण हेतु पंचायती प्रणाली जो हमारा आज का टॉपिक है, शहर शामिल इसमें नहीं है। इसमें सबसे ऊपर जिला पंचायत, देखिए जो मैं लिख रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसी डायग्राम से बहुत कुछ सिखा दूंगा। जिला पंचायत, जिला पंचायत के नीचे क्षेत्र पंचायत, और क्षेत्र पंचायत के नीचे ग्राम पंचायत। जिला पंचायत में 2 तरह के सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत में भी 2 तरह के सदस्य होते हैं, और ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से 2 और कभी कभी 3 तरह के लोग शामिल होते हैं। जिला पंचायत का जो सबसे प्रमुख होता है उसको बोला जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष, आपने नाम सुना होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है कि नहीं? और फिर इनके नीचे होते हैं जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य, आप खूब सुने होंगे कि इस समय जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव हो रहा है। ये आमतौर पर क्या लगभग हमेशा जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें प्रधान का चुनाव होता है, उसी समय जिला पंचायत का भी चुनाव होता है। तो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वही अपने में से ही किसी एक को जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं। इसका मतलब कि जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है एक व्यक्ति, उसका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, सीधे तौर पर नहीं होता, और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ये अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष। अब नीचे आते हैं क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत का जो सबसे प्रमुख होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। नाम सुने होंगे, जानते होंगे, ब्लॉक प्रमुख। और फिर इनके नीचे आता है क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनको क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी कहा जाता है, लेकिन शॉर्टकट में ब्लॉक प्रमुख। ग्राम पंचायत में आते हैं तो यहाँ पर हर राज्य में अलग अलग नाम से उच्चारण होता है। कहीं कहीं ग्राम पंचायत के मुखिया को सीधे मुखिया ही कहा जाता है, कहीं कहीं सरपंच कहा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में सरपंच कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान कहा जाता है। अब ग्राम प्रधान के नीचे उप प्रधान होता है, और फिर उप प्रधान के नीचे सदस्य होते हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं। अब ये
क्या है अभी हम चर्चा करेंगे, ये क्या है अलग से चर्चा करेंगे। जिला पंचायत क्या होता है अलग से चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले इनको आप समझिए। मुखिया मुखिया मुखिया, ये जो मुखिया हैं, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ, इनका चुनाव जनता द्वारा हुआ। इनका भी चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव सीधे जनता द्वारा न हो करके क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है, यानी ये भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ब्लॉक प्रमुख। फिर नीचे आते हैं प्रधान, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, सीधे जनता द्वारा होता है। उप प्रधान का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं होता, लेकिन सदस्य का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। अब इसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपको मैं मेन चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो प्रधान होते हैं, प्रधान चूंकि इलेक्टेड होते हैं, यानी कि निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ये भी काफी संभावना है कि ये प्रधान हो सकता है कि उतनी जानकारी सरकार की न रखते हो जितना कि एक सरकारी अधिकारी जो खुद ट्रेनिंग दिया है, पढ़ाई किया है, प्रतियोगी परीक्षा से होकर के गुजरा है, काम किया है, जितना वो जानता है, हो सकता है कि इनको उतनी जानकारी ना हो। और चूंकि ये विकास करने के लिए गांव के प्रधान बने हैं, तो इनकी सहायता के लिए भारत सरकार एक इनको सहायक देती है, जिसे बोलते हैं VDO। क्या बोलते हैं? VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। क्या नाम होता है? ग्राम विकास अधिकारी। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो एक जनता द्वारा चुना गया और एक सरकार द्वारा चुना गया या परीक्षा के द्वारा सिलेक्ट हुआ व्यक्ति, ये दोनों मिलकर के एक गांव के लिए काम करते हैं। अब जब हम इनके ऊपर चलते हैं तो ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं वो भी एक तरह से जनता द्वारा चुने गए हैं, तो यही संभावना उनके साथ भी है कि हो सकता है कि उनको अच्छी जानकारी ना हो, अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, सरकार की नीतियों पॉलिसियों के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, या अगर है भी तो 5 साल के लिए ही हुए हैं, तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए इनकी सहायता के लिए BDO होते हैं। क्या होते हैं? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। मैं बोल रहा हूं, आप सुनते जाइए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी किनके साथ काम करते हैं? ब्लॉक प्रमुख के साथ। अब ऊपर चलते हैं, जिला पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं, चूंकि ये भी जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो इनकी मदद के लिए सरकार क्या देती है? एक बड़ा अधिकारी जिनका नाम है CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का मतलब, चीफ मतलब मुख्य, डेवलपमेंट मतलब विकास, ऑफिसर मतलब अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, यहां खंड विकास अधिकारी। इतनी बात आपको समझ में आई? अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। अगर एक क्षेत्र, मैं गांव से शुरू करता हूं क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल आपको जानकारी होगी। आमतौर पे होता क्या है कि गांव में 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराया जाता, फहराया भी जाता है तो प्राइमरी विद्यालय में बच्चों द्वारा, अध्यापकों द्वारा। अगर मान लीजिए उस गांव का प्रधान बहुत पढ़ा लिखा है और वो चाहता है कि झंडा फहराना भी हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, सब कुछ है हमारा, तो क्यों ना हम भी झंडा फहराएं। तो अगर मान लीजिए कि एक कार्यक्रम निश्चित किया गया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया और झंडा फहराने की बात आई, तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि झंडा गांव का प्रधान फहराएगा या VDO फहराएगा। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी जो सरकार की तरफ से बैठा हुआ है अधिकारी, वो झंडा फहराएगा या प्रधान फहराएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ध्यान रखिएगा, अगर यहां झंडा VDO फहराएगा तो ब्लॉक में भी VDO और जिले में भी CDO, और अगर यहां पे प्रधान फहराएगा तो फिर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख और ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष।
तो सोचकर जवाब दीजिएगा कि गांव में झंडा कौन फहराएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि ये जो ग्राम पंचायत है ये क्या होती है। तो हमने दो शब्द लिखे हैं, एक शब्द है ग्राम सभा और एक है ग्राम पंचायत। इनमें क्या अंतर है पहले ये समझिए, इनकी परिभाषा में मत जाइए। जब आप इनका अंतर समझ जाएंगे तो इनकी परिभाषा भी समझ जाएंगे। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था ग्राम सभा किसे कहते हैं, और बहुत बच्चों ने गलत किया था। तो ग्राम सभा जो होता है वो मैं पहले लिख देता हूं, किसी ग्राम की निर्वाचक सूची में दर्ज लोगों के समूह को। बस एक लाइन में आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी जो गांव होगा उस गांव में एक निर्वाचक सूची होगी। निर्वाचक सूची का मतलब होता है कि जो व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि जिनको ये अधिकार हो कि वो वोट दे सकते हैं गांव के प्रधान के चुनाव में या जिला पंचायत के चुनाव में या क्षेत्र पंचायत के चुनाव में। तो उनकी एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है, और उनमें उस लिस्ट में उन्हीं व्यक्तियों का नाम होता है जो 18 वर्ष से अधिक होते हैं, क्योंकि भारत में मत देने की उम्र को 18 वर्ष रखा गया है, चुनाव लड़ने की उम्र को 21 वर्ष रखा गया है। यहां पर गांव के प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष रखा गया है, लेकिन वोट देने के लिए 18 वर्ष रखा गया है। तो जो व्यक्ति 18 वर्ष के हो गए हैं उनका नाम अगर निर्वाचक सूची में है तो जितने लोगों का नाम निर्वाचक सूची में है उन लोगों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। इसका मतलब कि जो व्यक्ति गांव के ही जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, जैसे कि बच्चे हैं, तो वो ग्राम सभा में शामिल नहीं होते। गांव में शामिल होते हैं, गांव के नागरिक हैं, उनका भी निवास प्रमाण पत्र बना है, जाति प्रमाण पत्र बना है, आधार कार्ड बना है, सब कुछ है, लेकिन वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हैं। ग्राम सभा के सदस्य वो हैं जिनका निर्वाचक सूची में नाम है। बात समझ में आ गई। अब इस ग्राम सभा में एक गांव कम से कम तो होते ही हैं, एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये शर्त है कि ग्राम सभा तभी बनेगी जब कम से कम वहां 1000 लोग हों। तो अगर जिस गांव में 1000 लोगों से कम संख्या है लोगों की, तो वो बगल वाले गांव में शिफ्ट होते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए एक गांव या एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं एक ग्राम सभा में। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं ग्राम पंचायत पे। ग्राम पंचायत क्या है, तो ये ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। एक लाइन में, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है ग्राम पंचायत। बात समझ में नहीं आई होगी, हम जान रहे हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये है ग्राम सभा और ये है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा ऊपर है और ग्राम पंचायत नीचे है। ग्राम सभा मालिक है और ग्राम पंचायत नौकर है। ग्राम पंचायत में 3 तरह के लोग शामिल होते हैं, एक प्रधान, एक उप प्रधान और एक ग्राम पंचायत के सदस्य। ये तीनों मिलकर के ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं और गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो ये गांव के विकास के लिए जो कार्य करते हैं उनका अवलोकन ग्राम सभा करती है, यानी कि ये अच्छा कार्य किए या बुरा कार्य किए, यानी कि ग्राम पंचायत का निरीक्षण और समीक्षा ग्राम सभा करती है। इसका मतलब ग्राम सभा बड़ी है और ग्राम पंचायत छोटी है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के ही वे सदस्य होते हैं जो
जनता द्वारा यानी कि ग्राम सभा द्वारा चुन करके आए होते हैं। बात समझ आ रही है कि ग्राम सभा का मतलब निर्वाचक सूची में दर्ज लोगों के नामों की संख्या, और ग्राम पंचायत का मतलब एक कार्यकारी संस्था, गांव के विकास के लिए कार्य करने वाली एक संस्था जिसमें प्रधान, उप प्रधान और पंचायत के सदस्य शामिल होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं कि ग्राम पंचायत में कौन कौन शामिल होता है और उनका चुनाव कैसे होता है और उनका कार्यकाल कैसे होता है। तो आप इसमें देखिए कि एक होते हैं प्रधान, एक होते हैं उप प्रधान, पंचायत की मैं बात कर रहा हूं, प्रधान, उप प्रधान और सदस्य। पूरी ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो पूरे भारत में 5 वर्ष है। यानी जब एक ग्राम पंचायत का गठन होता है इनके माध्यम से, तब गठन से अगले 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, और इस कार्यकाल के बीच में ये भंग भी हो सकती है। तो कैसे भंग होती है, फिर कैसे चुनाव होता है, और फिर चुनी हुई ग्राम पंचायत का कार्यकाल कब तक होता है, अभी हम सब कुछ चर्चा करेंगे। इसमें जो प्रधान होते हैं उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, ग्राम सभा द्वारा ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जनता द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है। प्रधान की संख्या किसी ग्राम सभा में एक ही होती है, उप प्रधान की संख्या किसी ग्राम सभा में एक ही होती है, और सदस्यों की संख्या कम से कम 9 और अधिक से अधिक 15 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे जितनी छोटी ग्राम सभा हो, वहां कम से कम 9 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे या फिर अधिकतम 15। तो ये इसका निर्धारण कैसे होता है कि कब 9 होंगे, कब 15 होंगे? तो इसका एक सिस्टम बनाया गया है। अगर 1000 की ही जनसंख्या है, 1000 तक ही है, तो इसमें 9 सदस्य शामिल होंगे। 9 सदस्य प्लस एक प्रधान और एक उप प्रधान है तो उप प्रधान, वरना उप प्रधान को छोड़िए अभी। 9 सदस्य और एक प्रधान यानी कि 10 लोग मिलकर के एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। अगर कम से कम 1000 लोग ग्राम सभा में शामिल हैं तब। अगर 1000 से ज़्यादा हैं और 2000 से कम है, यानी 1000 से 2000 के बीच में अगर हैं, जैसे मान लीजिए 1800 लोग हैं, 1900 लोग हैं, तब 9 से बढ़ करके इनकी संख्या 13 हो जाती है और प्रधान एक ही रहता है। अगर इनकी संख्या, ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 2000 से 3000 के बीच में है, तब सदस्यों की संख्या, सॉरी यहां पे 11 होना चाहिए था, मैं गलत कर दिया, 11 और यहां पर 13। फिर से समझ लीजिए, 1000 से 2000 के बीच में लोग हैं तो 11 सदस्य होंगे, 2000 से 3000 के बीच में है तो 13 सदस्य होंगे, और अगर 3000 से ऊपर हो गए, चाहे जितना ऊपर, तो 15 सदस्य होंगे। यानी किसी गांव की जनसंख्या अगर 30,000 भी है, तब भी वहां ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 15 ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से इनके संख्या आपने देखा, और इनका चुनाव कैसे होता है ये भी आपने देखा। अब देखिए यहां जो उप प्रधान की भूमिका है, ये होता क्या है कि जब ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं सीधे जनता द्वारा, तब इन्हीं में से कोई किसी एक को उप प्रधान के लिए चुना जाता है बहुमत द्वारा। प्रश्न ये उठता है कि अगर ग्राम पंचायत भंग हो जाए तो क्या होगा? ग्राम पंचायत भंग होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हो सकता है कि ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाए, या ग्राम प्रधान त्याग पत्र दे दे, या ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वो बर्खास्त हो जाए, तो भी ग्राम पंचायत बर्खास्त हो जाएगी। यही तरीका है, इन्हीं में से हटना पड़ेगा लोगों को, तभी ग्राम पंचायत हटेगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है, तो अगर 5 वर्ष पूरे होने में सिर्फ 6 माह ही बाकी हैं और ग्राम पंचायत
हट गई, बर्खास्त हो गई, तो फिर से चुनाव नहीं होगा। और अगर फिर से चुनाव होगा भी तो 5 वर्ष के लिए होगा, यानी जो नई ग्राम पंचायत का गठन होगा वो अगले 5 वर्ष के लिए होगा। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आज की तारीख को मानता हूं 22 मार्च 2021, तो ये कब तक चलेगी? 21 मार्च 21/5/26 2026 यहां तक चलेगी। तो मान लीजिए 22 मार्च को ग्राम पंचायत का गठन हुआ और ये 2022 में ही बर्खास्त हो गई। तो अब जो नई ग्राम पंचायत का गठन होगा वो 22 से 27 तक के लिए नहीं होगा, 5 साल के लिए नहीं होगा। जो नई ग्राम पंचायत का गठन होगा वो सिर्फ इसी तारीख तक के लिए होगा, यानी पुरानी जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल था पूरा उसी समय के लिए होगा, उसके आगे तक नहीं जाएगा। मान लीजिए कि ये 23 में बर्खास्त होती है अगर, तब भी 21 मार्च 26 तक ही नई ग्राम पंचायत का कार्यकाल चलेगा। और अगर ये 24 में 25 में होती है तब भी शेष अवधि तक के लिए ही चलेगा। अगर सिर्फ 6 माह ही समाप्त होने में बाकी है तभी वो अगले 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधान का हटना। ग्राम प्रधान 3 तरीके से हट सकता है। पहला तरीका तो यह है कि स्वयं त्याग पत्र दे दे। दूसरा तरीका यह है कि उसकी मृत्यु हो जाए। यह भी हो सकता है, भाई मृत्यु में उसका अधिकार तो है नहीं, उसने त्याग पत्र नहीं दिया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। और तीसरा तरीका यह है कि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव, जैसे संसद में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के लिए लाया जाता है, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री के लिए लाया जाता है, उसी तरह से ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव प्रधान के लिए लाया जाता है। अब त्याग पत्र का मतलब हुआ कि जब ये ग्राम प्रधान त्याग पत्र देने की इच्छा जाहिर करेगा तो वो गांव में किसी को नहीं देगा, वो त्याग पत्र जाएगा जिले में, और जो जिले का अधिकारी होता है जिसका नाम है डीपीओ। क्या नाम होता है? डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर या जिला पंचायत राज अधिकारी। जिला पंचायत राज अधिकारी, डीपीओ के यहां ग्राम प्रधान अपना त्याग पत्र देगा और डीपीओ इसे 7 दिन तक कम से कम रखेगा। अगर 7 दिन के भीतर ये अपना त्याग पत्र वापस नहीं लेता है तो इसके त्याग पत्र को स्वीकृति मिल जाएगी और इसको त्याग मतलब पद से हटा दिया जाएगा। तो यानी कि जब गांव का प्रधान त्याग पत्र देगा तो डीपीओ के यहां देगा और अधिकतम उसे 7 दिन के लिए मोहलत दी जाएगी कि पुनर्विचार कर ले कि वो वास्तव में हटना चाह रहा है कि नहीं। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो इस पर किसी का नियंत्रण ही नहीं है, तो फिर से प्रधान का चुनाव होगा, फिर से नई पंचायत का चुनाव होगा और शेष अवधि के लिए ही होगा, जैसे अभी मैं बताया। और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कौन अविश्वास प्रस्ताव लाएगा? जो यहाँ पे सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, उन्हीं में से लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि हमें अपने प्रधान में या मुखिया में अब विश्वास नहीं है। इस विश्वास पर खरे उतरने के लिए वोटिंग कराई जाती है और आधे से अधिक लोग अगर इस बात के लिए स्वीकृत हो जाएं कि प्रधान ठीक नहीं है, इसे हटा देना चाहिए, ठीक है, तो ये हट जाएगा। बस थोड़ी सी अलग प्रक्रिया होगी कि यहां से जब अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, यानी कि सदस्यों के बीच जब अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो इसकी रिपोर्ट डीपीओ के यहां जाएगी और 15 दिन के भीतर डीपीओ गांव में खुद आकर के इसका मूल्यांकन करेगा, जांच करेगा और अगर सही पाया जाता है तो प्रधान को हटा दिया जाएगा और
नए पंचायत का गठन होगा और शेष समय के लिए ही गठन होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने की शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि जब पंचायत का गठन हो तो कम से कम 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। जैसे 22 मार्च 2021 को पंचायत का अगर गठन हो गया तो 2 वर्ष तक, यानी कि 22 में और 23 में, 22 मार्च 2023 तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव प्रधान के विरुद्ध नहीं लाएगा। 2 साल के बाद ही ला सकता है। और अगर 2 साल के बाद लाया और वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, खारिज होने का मतलब कि अविश्वास तो लाया गया लेकिन प्रधान को हटाया नहीं गया, क्योंकि उसके बहुमत में ज़्यादा लोग आ गए कि वो बना रहे, इसके लिए ज़्यादा लोग आ गए, तो कहा जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से दोबारा अविश्वास प्रस्ताव प्रधान के विरुद्ध 1 वर्ष के बाद ही लाया जाएगा, 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा। ठीक है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किसी प्रधान को हटाया गया है और नई पंचायत का गठन हो रहा है तो उस नई पंचायत के लिए जो प्रधान का उम्मीदवार है उसके लिए ये भागीदार नहीं होगा, यानी ये फिर से नई पंचायत के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा। फिर उसके बाद जो अगली पंचायत का गठन होगा उसमें लड़ सकता है। ये जो शेष बची हुई के लिए चुनाव हो रहा है, इसमें जो अविश्वास प्रस्ताव से प्रधान हटा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत नीचे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब ग्राम पंचायत की बैठक देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक कब होती है। तो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वह 2 माह में कम से कम 1 बार तो जरूर होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक क्यों होगी भाई? जब बैठक एक जगह होगी तभी तो गांव की समस्याओं के लिए विचार होगा, नई योजनाओं के लिए विचार होगा, नई नीतियां बनेंगी। जब बैठक ही नहीं होगी तो सब अपने अपने में मस्त रहेंगे। इसीलिए बैठक का प्रावधान है कि किसी एक स्थान को सुनिश्चित किया जाए। हालांकि अब तो भारत सरकार इसके लिए एक अलग से पंचायत घर बनवा रही है, जो कि पहले व्यवस्था नहीं थी। तो स्कूलों में होता था, प्राइमरी विद्यालय में, या फिर प्रधान जी अपने घर पे रखते थे। अब इसके लिए स्पेशल व्यवस्था भी हो गई है तो और अच्छी बैठकें होंगी। तो इस बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता है, गण पूर्ति की आवश्यकता है। यानी कि बैठक कब सफल मानी जाएगी? जब आधे से अधिक लोग उपस्थित हों। जैसे 9 लोग अगर हैं तो कम से कम 5 लोग उपस्थित होने चाहिए, तभी बैठक में जो निर्णय होगा वो सही माना जाएगा और बैठक सही मानी जाएगी, अन्यथा बैठक रद्द हो जाएगी और फिर अगले दिन के लिए या फिर जो भविष्य में डेट निश्चित की जाएगी उसके लिए रखी जाएगी। और जो ये बैठक होगी इसका जो अध्यक्ष होगा वो या तो प्रधान होगा या फिर उप प्रधान होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि प्रधान और उप प्रधान दोनों नहीं हैं, किसी कारणवश दोनों नहीं हैं, तब बैठक की अध्यक्षता वीडियो करेगा, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर करेगा, लेकिन वो वोट नहीं देगा। जैसे कोई काम के लिए कोई निर्णय लिया गया, कोई नीति बनाने के लिए निर्णय लिया गया, तो उस नीति के लिए वोटिंग वीडियो नहीं करेगा लेकिन अध्यक्षता कर सकता है। अब आते हैं पंचायत के कार्य क्या हैं, यानी ये पंचायत कार्य क्या करती है। तो अब मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं कि पंचायत कार्य क्या करती है। पूरे भारत में वास्तविक लोकतंत्र को यही ग्राम पंचायत ही दर्शाती है। इसीलिए आपने सुना होगा, कहा गया है कि एक विधायक का पद पाना तो आसान है लेकिन एक ग्राम प्रधान का पद पाना कठिन है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने जीवन काल में गांव के प्रधान नहीं बन पाए हैं लेकिन सांसद बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, क्योंकि ये वास्तविक लोकतंत्र को दर्शाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा इस समय कौन माना जाता है? वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री माना जाता है। भले राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है लेकिन भूमिका उसकी नगण्य है। प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। प्रधानमंत्री भी सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, सांसद सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और उन्हीं सांसद का एक मुखिया चुन लिया जाता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो वो प्रधानमंत्री भी सीधे जनता के बीच में नहीं आ पाता,
ना ही जनता द्वारा सीधा चुनाव हुआ है और ना ही वो जनता के बीच में एक तरह से आया है, तो उसको वास्तविक समस्याओं के बारे में सीधी जानकारी नहीं मिलती, बल्कि जो पहुंचाई गई जानकारी सूचनाओं के माध्यम से जानकारी मिलती है। सही पहुंचाई गई कि झूठी पहुंचाई गई, ये पहुंचाने वाले पर निर्भर है। लेकिन और यही चीज होता है राज्यों में मुख्यमंत्री के भी साथ, विधायक के भी साथ। विधायक भी सीधे जनता द्वारा चुन लिए गए हैं, लेकिन बीच में उपस्थित नहीं होते हैं। वो आप विधानमंडल में रहेंगे, जनता के बीच में कहाँ आएंगे ज़्यादा। लेकिन जो गांव का प्रधान होता है वो 24 घंटे जनता के बीच में रहता है, क्योंकि वो उसी गांव का निवासी है, उसी गांव का निवासी है, उसी ग्राम सभा का सदस्य है, और जिन लोगों ने उसे मत दे करके बनाया है उनके ही बीच में वो 24 घंटे रह रहा है। इसलिए उनकी समस्याओं को वो वास्तव में जानता है, और चूंकि उनकी समस्याओं को वास्तव में जानता है, इसलिए उसका निदान भी वो वास्तव में करना चाहेगा। इसलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो पद है कह सकते हैं वो ग्राम प्रधान का है। इसलिए इनके कार्य भी सबसे महत्वपूर्ण हैं, और भारत के संविधान में ग्राम पंचायत के कुल 29 कार्य बताए गए हैं। हम जब आपको विस्तार से संविधान के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, तब हम आपको सिखाएंगे कि इनके कार्य का निर्धारण कैसे हुआ, बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, अशोक मेहता समिति क्या थी, एलएम सिंघवी समिति क्या थी, इन समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए थे इन सब के लिए, और किनके से सुझाव से ये सब हुआ है, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो इनके जो पंचायत के जो कार्य हैं वो 29 कार्य हैं, और उन 29 कार्यों में मैंने सभी की लिस्ट आपके सामने रखी है। इतने कार्य ग्राम पंचायत के हैं, पेयजल, सड़क, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, ये सब बहुत काम है ग्राम पंचायत के। अब ग्राम पंचायत को निधि कहाँ से मिलती है? तो ग्राम पंचायत को जो निधि मिलती है, ग्राम पंचायत की स्वयं की एक निधि होती है। जैसे सांसद निधि होती है, पीएम निधि होती है, पीएम फंड, संचित निधि होती है केंद्र में, वैसे ही गांव में एक ग्राम पंचायत निधि होती है। उस निधि में केंद्र अनुदान करता है, लैट्रिन बन रहा है, केंद्र अनुदान कर रहा है। जो राज्य की योजनाएं होती हैं वो राज्य अनुदान करता है, यानी केंद्र भी इस निधि में देता है, अंश देता है, राज्य भी देता है। और ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वो कर भी ले सकती हैं, जैसे बाजार लगवा रही हैं, मेला लगवा रहे हैं, तालाब में मछली पालन करा रहे हैं, या कोई खुद से कोई फैक्ट्री की स्थापना कर दिया, उस पर जो टैक्स लग रहा है या उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी जो आय है वो भी इसी निधि में जमा होती है, और फिर ये निधि गांव के विकास के लिए होती है। ठीक है। अब गांव का जो प्रधान होता है उसको वेतन नहीं मिलता, लेकिन मानदेय के रूप में उत्तर प्रदेश में 3500 रुपये प्रति माह मिलता है। 3500 रुपये प्रति माह प्लस 15,000 रुपये यातायात भत्ता, यातायात किराया कह सकते हैं। किराया इसलिए क्योंकि प्रधान का ये कर्तव्य होता है कि वो गांव से शहर योजनाओं के लिए उसका आना जाना लगा रहता है, ब्लॉक में आना जाना लगा रहता है, यानी दौड़ धूप उसको करनी पड़ती है, जिसके लिए उसको यातायात शुल्क दिया जाता है। तो इस तरह से इनको मानदेय के रूप में दिया जाता है। हर राज्य में अलग अलग है, कहीं कुछ भी नहीं है, किसी राज्य में बिल्कुल शून्य है, कहीं इससे ज़्यादा है, कहीं इससे कम है। तो ये है पूरा आपका सिस्टम। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम प्रधान क्या होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य क्या होते हैं, इनका कार्यकाल, इनका चुनाव, इनका त्यागपत्र कैसे होता है, बैठक कैसे होती है, कौन कौन से कार्य हैं, निधि कहाँ से आती है, ये सब। अब हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि भारत में ये जो पंचायती राज प्रणाली है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, गांधी जी ने इसके लिए सबसे अधिक क्यों प्रयत्न किया। ये गांधी जी की ही देन है, जो संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा गया था कि भारत में ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, उसी के कारण ही आज ये संभव हुआ है। तो क्यों चाहते थे वो, इसका क्या इतिहास रहा है, और किस तरह से हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 में क्यों इसको जोड़ा गया, और फिर
कौन कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ये सब हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और फिर अगले ही वीडियो में क्षेत्र पंचायत के बारे में जानेंगे और जिला पंचायत के बारे में जानेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। हमारे बताने के दरमियान हो सकता है कि कुछ बातें छूट गई हों, तो उसको भी आप नोट डाउन करिएगा, ताकि मैं जब अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित हूँ तो उस पर चर्चा कर दूँ और आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।